ऑल असेंबल टेक्निक्स एंड डिसीजन ट्री। क्योंकि असेंबल टेक्निक्स तभी थोड़ा सा समझ में आएगा जब आपको क्या होगा, डिसीजन ट्री का थोड़ा सा नॉलेज होगा। ओके। ऑल मॉडल यूज फॉर हार्ट डिजीज प्रिडिक्शंस। तो जितने भी मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या करेंगे, सबको यूज कर लेंगे। एक सेकेंड। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। डिसीजन ट्री को कौन सा ब्रीफ, कोई ब्रीफ करेगा थोड़ा सा भी, कि डिसीजन ट्री होता क्या था। बाकी एक बार पोर्ट कनेक्ट करने दो। ऐसे यहाँ पे इतनी शांति करोगे तो कैसे होगा ऑनलाइन। 3877 967 6। हम्म। ये हमारा कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा था डिसीजन ट्री के बारे में। ओके। तो बेसिकली डिसीजन ट्री होता क्या था मैंने पूछा। ठीक है। तो डिसीजन ट्री हम लोगों ने कल देखा था कि डिसीजन ट्री क्या होता है, कि एक हमारा एल्गोरिदम है। सो विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम, सो मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास डेटा आता है तो या तो वो लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा। ठीक है। लीनियर मीन्स वी कैन easily separate with the line. Okay. And non-linear means कि we can separate the data with the non straight line। ठीक। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि अगर कोई भी डिसीजन बाउंड्री अगर हमारा एक स्टेट बनता है तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर लाइन। और यही हमारा क्या होता है, लीनियर सेपरेशन पॉइंट्स होते हैं। अगर इसी में क्या होता है कि वी हैव अ नॉन लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते, तब हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा क्या था, नॉन लीनियर मॉडल्स थे। नॉन लीनियर में हम लोग ने इससे पहले एसवीएम देखा था, केएनएन देखा था। ठीक है। नई बायस देखा था, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा था। एंड देन फिर हमारे पास क्या है, डिसीजन ट्री आया था। देन डिसीजन ट्री काम कैसे करता था, तो वो हम लोग को क्या करना था, पढ़ना था।
तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको पूरे डिटेल से पढ़ा था कि डिसीजन ट्री क्या होता है एज ए ह्यूमन, जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं उसी तरीके से क्या होता है इस पे भी होता है। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किस लिए यूज करते हैं वो सारी चीजें, अगर आप यहाँ पे इमेज देखोगे तो यहाँ पे इस इमेज से आपको क्या होगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आएगी डिसीजन ट्री की। ठीक है, कि बेसिकली डिसीजन ट्री होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन्स, कोई भी डिसीजंस लेते हैं उसमें क्या रहते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमारे पास कि आपको जॉब ज्वाइन करनी है नहीं ज्वाइन करनी है, सो इट इज डिपेंड ऑन द, फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी। सैलरी के बाद क्या कहते हो कि जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है 1 घंटे से ज़्यादा है या कम है। देन थर्ड वन की ऑफर फॉर द फ्री कॉपी, देन है या नहीं, अगर है तो यस अदरवाइज नो। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा डिसीजंस बन रहा था, है ना। और सेम स्ट्रक्चर्स किसका था, तो अगर देखोगे तो ट्री में भी क्या था, स्टार्टिंग एक नोड होता है जिसको आप रूट बोलते हो, देन आगे जाता है, देन ब्रांचिंग होती है। देन ब्रांचिंग जहाँ पे होती है वो एक तरीके का बोल सकते हैं डिसीजंस, कि इधर किधर ये क्या होगा, ग्रो करेगा। देन फिर हमारे पास क्या होता है, आगे जाके लास्ट तक जाता है, लास्ट में हमारा लीफ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग इसी तरीके से यही स्ट्रक्चर्स में दिखाते हैं। तो जो फर्स्ट वाला स्टार्टिंग वाला होता था उसको बोलते थे रूट नोड। ठीक है, जब भी हमारा ब्रांच डिसाइड होता था तो हमारा क्या होता था, डिसीजन नोड। एंड देन लास्ट में कि एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, जितने भी हैं वो सारे क्या है, ग्रीन वाले, तो ये हमारे लीफ नोड थे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसमें क्या था कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे होती होगी, तो इसके लिए मैंने बताया कि कुछ फॉर्मूलाज इसके अंदर लगते हैं कि पहला रूट नोड क्या बनेगा, मतलब कौन सा कॉलम सबसे पहले हम लेंगे। तो उसके लिए हमारा डिसाइड होता था इन्फॉर्मेशन गेन। देन इन्फॉर्मेशन गेन कैसे डिसाइड होता था, तो उसमें होता था सिंपल कि जो भी हमारे पास डेटा है वर्किंग के लिए, उसमें क्या होगा, इंट्रोपी कैलकुलेट होगा। इंट्रोपी बेसिकली होता क्या था, याद है। हम्म, कि बेसिकली इंट्रोपी होता क्या था, तो बेसिकली इंट्रोपी हमारे पास क्या था, रेंडमनेस का था। और रेंडमनेस क्या होता था, तो रेंडमनेस होता था कि कितना हमारा क्लास प्योर है और कितना इम्प्योर है। ठीक है, प्योरिटी इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल था हमारे पास, कि मान लो कि हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट है। इस तरीके से कुछ डेटा सेट है, अब इसको प्योर करना है। प्योर मीन्स क्या होता है कि वी कैन सेग्रीगेट बोथ द एलिमेंट इन सेपरेट पार्ट। ओके, तो आप क्या करते हो, कुछ डिसीजंस लेते हो। यहाँ पे मान लिया हमने डिसीजंस लिया, इस डिसीजंस के बेस पे क्या होगा, कुछ चीज़ें सेपरेट होगी। तो इसमें मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आ गया। देन सेकंड वाले में हमारे पास, एंड देन, तो कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि ये भी इम्प्योर है और इम्प्योर है, मीन्स कि अभी भी क्या है कि दोनों को हम लोग अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाए। देन अगेन क्या होगा, कुछ कैलकुलेशंस होगा कुछ सेपरेशंस पॉइंट के लिए। देन ये क्या होगा, अगेन सेपरेट होगा। देन अगेन क्या होगा, दो बॉक्स वन साइडेड, एंड देन क्रॉस वन साइड। ओके, एंड देन अगेन इसमें भी क्या होगा, कुछ डिसीजंस होंगे। देन अगेन ये क्या करेगा, अपने आप को सेपरेट करेगा, क्रॉस बॉक्स एंड टू बॉक्स हियर। देन अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, सेपरेट होने के लिए रेडी है, मीन्स इसमें भी कुछ डिसीजंस होंगे। तो क्रॉस एंड देन वन बॉक्स हियर। ओके, सो दिस इज अ होल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्योरिंग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको प्योर कर रहे हैं। प्योर मीन्स कि आपको सिंपली सेग्रीगेट करना है उसके नेचर के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कैसे करते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से हो रहा था। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या था कि ये कैलकुलेशंस पहला कौन सा था, तो ये इंफॉर्मेशन गेन से होता था। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकलता था, तो वो इंट्रॉपी कैलकुलेट्स करने से निकलता था। ठीक है, इंट्रॉपी क्या था, मैंने बताया रेंडमनेस, मतलब कि कौन सा क्लास कितना प्योर है। अगर वो प्योर है तो उसकी इंट्रॉपी की वैल्यू 0 होगी, अगर वो इम्प्योर होगा उसकी वैल्यू 1 के आसपास होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन इज पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास का एंट्रोपी प्लस इनके तो चाइल्ड है, चाइल्ड वन चाइल्ड टू, दोनों का एंट्रोपी। ठीक है, ऐड ऑन करके इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन गेन की वैल्यू रहेगी। ठीक है, एंड देन इसी से क्या होगा, पूरा कैलकुलेशंस होगा। ये चीज हम लोगों ने क्या किया था, कल डिस्कस किया था। ठीक है,
देन इसके बाद फिर हमारे पास क्या था, एंट्रोपी था, सारी चीज़ों का फॉर्मूला था, मैथमेटिकल इक्वेशंस था, किस तरीके से कर रहे थे प्रोबेबिलिटी बेस पे, वो सारी चीज़ें थी, है ना। इसके बेस पे मैंने आयरिस डेटा सेट का क्या किया था, एग्जांपल दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ पे अब काम करेगा। देन इसमें क्या होता है कि ये जो डिसीजंस हमारे पास स्प्लिट होगा वो कितने तरीके से होगा, इसके क्या है अलग अलग पॉपुलर एल्गोरिदम से। एंड डिफॉल्ट एल्गोरिदम कौन सा रहता है, तो कार्ट रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो कार्ट एल्गोरिदम रहता है जो गिनी के बेस पे होता है। एंड कभी कभी हम लोग ID3 भी यूज कर सकते हैं, इटरेटिव इसको बोलते हैं, ठीक है। कार्ट का मतलब होता है कि आपके पास क्लासिफिकेशंस एंड रिग्रेशन ट्री, ठीक है। तो ये हमेशा बाइनरी ट्री बनाता है, ठीक है, ये याद रखना है बस, कि ये हमेशा बाइनरी ट्री बनाएगा, ठीक है। अब यही ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल ट्री के लिए हम लोग देख रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ क्या देख रहे हैं हम, सिंगल ट्री के बारे में देख रहे हैं। अब यही चीज क्या होगा कि मान लो एक कुछ एक्यूरेसी ला के दे रहा है, एंड फिर क्या हो सकता है कि हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रही है 80% आ गई। अब इसको और भी इंप्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसी डिसीजन ट्री को, मान लो ये हमारे पास एक डिसीजन ट्री है, ठीक है। देन अगेन मैंने क्या किया, मॉडल 1 बन गया। अगेन दूसरी बार मैंने इसको ट्रेन किया, ये मॉडल 2 बन गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि हो सकता है मॉडल 1 परफेक्ट दे दे, मॉडल 2 परफेक्ट दे दे। तो इस तरीके से इटरेशंस करते हो जो हम लोग क्रॉस वैलिडेशंस में देखे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम लोग जैसे जैसे ये इंटरनली क्या होता है कि आपका डिवाइड होता है किस पे, तो डेप्थ पे। तो डेप्थ जितना डेप्थ जाएगा उतना क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास बेसिकली बाइनरी रख लेते हैं। तो कुछ ट्रू आएगा और कुछ फॉल्स आएगा, मतलब कुछ आंसर सही बताएगा ये, कुछ गलत बताएगा। देन इस गलत वाले को क्या करेंगे, आगे पास करके एक और डिसीजन ट्री बना लेंगे इस तरीके से। अब इसमें भी से कुछ सही आएगा और इसमें से भी कुछ गलत आएगा, ठीक है। तो जो गलत वाला होगा फिर अगेन क्या करेंगे, इसको आगे पास कर देंगे। लेकिन जो हमारा ट्री का ग्रोथ होगा वो सिंपली क्या रखेंगे, एक ही लेवल तक रखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं इसमें, मल्टीपल ट्री बना रहे हैं। तो ट्री 1 हो गया, ट्री 2 हो गया, एंड ट्री 3 हो गया, ओके। तो 3 ट्री हम लोग बनाते हैं। अब यही चीज हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके से अगर आप बना रहे हो तो ये हो गया असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है, बता सकते हो। असेंबल का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो कोई, टाइप करके बताओ जल्दी से। असेंबल मीनिंग्स, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंबल। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, असेंबल मीन होता है कंबाइन करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास मॉडल होंगे डिसीजन ट्री, इसमें एक से ज्यादा अगर कंबाइन कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो जब हम लोग कॉम्बिनेशन सेम चीज का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो हमारा असेंबल टेक्निक्स होते हैं। तो अब हम क्या कर रहे थे कि यही डिसीजन ट्री को मल्टीपल टाइम्स आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे असेंबल टेक्निक्स होते क्या है, तो असेंबल टेक्निक इज अ मशीन लर्निंग कॉम्बिनेशंस मल्टीपल इंडिविजुअल्स मॉडल्स, ठीक है। तो जितने भी कंबाइन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इंडिविजुअल मॉडल्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, टू क्रिएट अ मोर रोबस्ट एंड एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मॉडल्स। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो एक इमेज होगा आपके पास, ठीक है। अब इस इमेज में है क्या बेसिकली, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास डेटा सेट आता है। किस फॉर्मेट में रहता है, तो आपको टेबल फॉर्मेट में डेटा मिलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड देन आप क्या करते हो कि इसको बूट स्ट्रैप्टिक करते हो। बूट स्ट्रैप का सिंपल मीनिंग होता है कि इसको चंक्स में डिवाइड करना। कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग मॉडल पे बना रहे हो, तो आपके पास कि 1K टोटल डेटा सेट है। सो क्या कर रहे हो, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 4 चंक्स में। तो 4 चंक्स में डिवाइड करेंगे तो हर ईच ऑफ चंक्स में कितना आएगा, या फिर 3 चंक्स में डिवाइड करें तो कितना आएगा, 333 आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 333, 333 एंड देन 3033, ठीक है। तो इसी इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बूट स्ट्रैप्ड। बूस्ट बूट स्ट्रैप्ड मीन्स यू कैन जस्ट डिवाइड योर डेटा इनटू मल्टीपल सैंपल्स, ओके। तो इसने क्या किया, एक ही ट्रेनिंग सेट को मल्टीपल डेटा सेट में डिवाइड कर दिया।
तो आपका डेटा सेट भी छोटा हो गया, प्लस हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल डेटा सेट को अलग अलग डिसीजन ट्री पे डाल देते हैं कि मान लो ये डिसीजन ट्री 1 है, डिसीजन ट्री 2 है, डिसीजन ट्री 3 है। ठीक है। जैसे आपके पास बेस, बेस लर्नर किसको बोलते हैं? तो बेस लर्नर का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास इसमें डिसीजन ट्री बनेंगे तो सिंगल डिसीजन ट्री होगा। ठीक है। और इसका जो भी हमारे पास डेप्थ लेवल होगा वो हमेशा 1 रहेगा। तो इसके भी 1 लेवल रहेंगे, इसके भी 1 लेवल रहेंगे, इसके भी 1 लेवल रहेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा कि तीनों के बेस पे क्या होगा, कुछ कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस होगा। तो अभी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि वी हैव अ क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम। ओके। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम में यहाँ पे जो आउटपुट है या तो यस होगा या तो नो होगा। कि मान लो उसको क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। सो दैट इज वी वांट टू प्रिडिक्ट। ओके। तो ये क्या होगा कि पहला मॉडल हमें यस दिया, दूसरा मॉडल हमें क्या दे रहा है, यस दे रहा है, और तीसरा नो बोल रहा है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कंबाइन करेंगे। कंबाइन मीन्स एग्रीगेट। ठीक है। तो जैसे आप एग्रीगेट करते हो तो एग्रीगेट करने का दो तरीका होता है। अगर ये क्लासिफिकेशन होगा तो वोटिंग सिस्टम चलेगा। वोटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वोटिंग? वोटिंग का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो? जल्दी से बताओ। इशिता, सुरेश, राहुल, माही, निखिल। कि आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे। कि मान लो आपके पास ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। ठीक है। एंड देन मेरे पास क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं कि आज क्लास चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। तो क्या होगा, वोटिंग सिस्टम चलेगा। तो 7 स्टूडेंट ने क्या किया है, 1 ए को वोट दिया है, मतलब यस चलनी चाहिए। 3 ने क्या किया है, नो, मतलब आज क्लास नहीं चलनी चाहिए। तो फिर मैं किसके हिसाब से चलूंगा? तो जिसकी मेजोरिटी रहेगी। ओके। तो मेजोरिटी जिसकी रहेगी हम उसके बेस पे चलेंगे। तो जब भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आता है तो इसमें जो होता है असेंबल टेक्निक्स में मेजोरिटी के बेस पे चलता है कि मोस्ट ऑफ द मॉडल किसको सही मान रहे हैं, वो चीज हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है। एंड देन यही रिग्रेशंस रहता, मीन्स तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। कि मान लो आपने क्या बोला कि आज का जो क्लास होगा 2 घंटे चलने चाहिए, 3 घंटे चलने चाहिए, 1.5 घंटे चलने चाहिए, तो सबका क्या होगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको सम करके उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो उससे क्या होगा कि सबका निकालने के बाद मुझे पता चला नहीं कि ऑन एन एवरेज 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, मुझे एग्रीगेशन के बेस पे मिल गया। तो जब भी हमें एक अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए होता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर चाहिए होता है, तब हम एग्रीगेशंस का यूज़ करते हैं। और उसमें से कौन सा, तो एवरेजिंग का। अगर यही क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे, वोटिंग का करेंगे। ठीक है। तो ये सिंपल दो चीज़ें होती है जो हमेशा यूज़ होगा। ठीक है। अब होता है कि असेंबल, किसी भी चीज़ को आपस में कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है, बता सकते हो? कि मान लो कि दो चीज़ें हैं, अभी चीज़ों को आपस में क्या करें, कनेक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? पहला इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा इसी चीज़ को सीक्वेंस में और पैरेलली भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप असेंबल करते हो या तो पैरेलल करोगे या तो सिक्वेंशियल करोगे, है ना? तो जब हम क्या करते हैं, सिक्वेंशियल करते हैं, सॉरी पैरेलल करते हैं, तो बैगिंग कहलाता है। ठीक है। जब हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में सारा चीज अटैच करते हैं, तो वो बूस्टिंग कहलाता है। ठीक है। और यही चीज क्या होगा कि आप सीक्वेंस में ही रख रहे हो लेकिन क्या है, अलग अलग मॉडल है, तो स्टैकिंग कहलाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके भी देखेंगे। बट सिंपल मीनिंग होता है बैगिंग का, होता है बूट स्ट्रैप्ड एंड एग्रीगेशंस। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास मॉडल था पहला बैगिंग का, तो पहले क्या हो रहा है, वी कैन डिवाइड द डेटा। कि मान लो आपके पास एक डेटा सैंपल होगा, वो डेटा सैंपल को क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स में डिवाइड कर रहे हो।
एंड देन उसको एक बेस पे क्या कर रहे हो, अलग अलग डिसीजन ट्री बना रहे हो। सारे जितने भी यहाँ पे बेस मॉडल होगा वो सारा क्या होगा, डिसीजन ट्री ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ओके। तो डिसीजन ट्री 1 2 एंड 3, एंड देन उसके बेस पे क्या होगा, कुछ डिसीजंस होंगे। अगर क्या हमारे पास क्लासिफिकेशन है तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, या तो फिर बोल सकते हो वोटिंग सिस्टम चलेगा। अगर आपके पास क्या रिग्रेशन है तो एवरेजिंग का चलेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा बैगिंग का है। बैगिंग का फुल फॉर्म होता है बूट स्ट्रैप्ड एंड एग्रीगेशंस। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, क्रिएट मल्टीपल मॉडल्स बाय ट्रेनिंग ऑन द डिफरेंट रैंडम सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, दैट इज अ ब्रूट स्ट्रैप सैंपल्स। ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री को, एक से ज्यादा डिसीजन ट्री को आपस में कंबाइन करेंगे, और वो भी किस सीरीज।
भैया पानी ला देना। पानी। ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि रैंडम फॉरेस्ट क्या है, तो आप रैंडम फॉरेस्ट के बेस पे बताते हो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड देन कुछ इसके पैरामीटर्स होंगे, आपको वो डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है। एंड देन इसके अगर ये सही से काम नहीं कर रहा तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे फिर बूस्टिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है। तो फिर जो हम लोग यूज करते हैं वो रहता है बूस्टिंग। बैगिंग में एक ही मॉडल है, वो भी रैंडम फॉरेस्ट। ओके। तो ये हमारा क्या है, बूस्टिंग होगा। तो हमने बैगिंग एक देखा है। ठीक है। देन बूस्टिंग में जो सबसे पहला एल्गोरिदम आता है वो रहता है एडा बूस्ट। एडा बूस्ट मीन्स एडेप्टिव बूस्टिंग। एडेप्टिव का मीनिंग बता सकते हो कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडेप्टिव? क्योंकि हम लोग क्या करें, एडा बूस्ट में क्या होगा, मतलब बूस्ट में क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है। मतलब एक के बाद एक मॉडल लगेगा। एडेप्टिव का मीनिंग बता सकते हो कुछ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टिव? सुरेश, राहुल, निखिल, माही, इशिता। एडेप्टिव एंड एडेप्टिव लर्निंग। तो मीनिंग ऑफ द एडेप्टिंग। सिंपल एडेप्टिव का मीनिंग होता है कि क्या करोगे, डेटा के हिसाब से अपना नेचर चेंज करते हैं। कि अगर आपके पास जिस हिसाब से डेटा रहेगा उस हिसाब से क्या होगा कि आपका नेचर चेंज होगा। नेचर मीन्स कि जो लर्निंग रेट होगा, लर्निंग रेट का सिंपल मीनिंग होता है कि जो हमारे पास एरर आएगा उस एरर को कितनी जल्दी हम रिड्यूस कर सकते हैं। कि हो सकता है कि जो हमारे पास एक्चुअल वाई और प्रेडिक्टेड वाई आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है टोटल, वो मान लेते हैं 550 है। ठीक है। अब इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो मैंने बोल दिया कि आप क्या करो, 100 का रिड्यूस कर लो। मतलब जो भी हम मॉडल करेंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे, तो एक बार में ये 450 दे दिया, दूसरी बार किया तो 350 कर दिया, चौथी बार किया तो मान लो 250 कर दिया, पांचवी बार किया तो 140 कर दिया, छठी बार किया तो -30 कर दिया, है ना। देन फिर किया तो ये -200 कर दिया। तो इस तरीके से क्या कर रहा है कि अपने एरर को चेंज कर रहा है। तो एरर के बीच का जो गैप देख रहे हो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम जो एरर लाना चाह रहे थे 0, वो नहीं आया, वो क्या हो गया, मिस हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि थोड़ा सा जो भी हमारे पास गैप है, मतलब जो लर्निंग रेट है या फिर जो भी चेंजेस का रेट है उसको थोड़ा सा कम कर लो। तो 550 है तो मैंने 50 के बेस पे ले लिया, तो 500 हो जाएगा। देन 450 हो जाएगा। देन 390 हो गया मान लेते हैं। देन 340। देन 300। इस तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, और एट द एंड हमें 0 के आसपास मिल जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे जो रिड्यूस कर रहे हो एरर को, दो तरीके से कर रहे हैं। या तो रिड्यूस करने का तरीका सबसे फास्ट होगा, मतलब उन दोनों के बैच बीच का गैप ज्यादा होना चाहिए, या तो उन दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो कम होना चाहिए, या तो फिर एक जनरलाइज रख सकते हैं। तो एडेप्टिव लर्निंग यही करता है कि वो एडेप्ट करता है कि कहाँ पे हमें ज्यादा एरर को रिड्यूस करना चाहिए और कहाँ पे धीरे धीरे जाना चाहिए। कि मान लो वो 450 है। ठीक है। तो उसने बोला कि 450 है,
तो सीधे हम क्या करेंगे, 200 एक बार रिमूव करके देखते हैं। तो कितना आएगा, तो 250 आ जाएगा। ठीक है, वो देखेगा कि एरर रिड्यूस हुआ, हाँ रिड्यूस हुआ। अगेन ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। फिर बोलेगा कि 200 फिर से रिड्यूस करो, तो अगेन 200 रिड्यूस करेगा तो 50 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। बोलेगा अच्छा, अच्छा खासा रिड्यूस हो रहा है, देन अगेन क्या करेगा, फिर से रिड्यूस करेगा। कितना, तो फिर से 200 इन्होंने रिड्यूस कर दिया, तो कितना आ जाएगा, तो -150 आ जाएगा। बोलेगा कि ये तो एरर बढ़ गया फिर से, ठीक है, एब्सोल्यूट में होता है एरर। तो ये 150 दोबारा चला जा रहा है, मतलब कि अभी एरर को हमें रिड्यूस करना था लेकिन अब बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा फिर पीछे जाएंगे, जो 50 था, अब वहां से क्या करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। कि जो हमारे पास क्या था, चेंजेस रेट थे, वो 10 का कर दो। तो 50 होगा, देन 40 होगा, देन 30, देन 20, देन 10, देन 0। तो ये जो हमारे पास एरर था, तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा रिड्यूस कर रहे थे, और जब हम नजदीक आ गए तो उसको कम कर दिया, है ना। यही चीज एडेप्टिव लर्निंग करती है। ठीक है, कि डिस्क्राइब समथिंग दे हैव एबिलिटी टेंड्स टू चेंज एंड एडजस्ट टू सूट डिफरेंट सिचुएशंस। कि अलग अलग सिचुएशंस में क्या करेगा, कि अपने कंडीशंस को चेंज कर देगा कि कितना हमारे पास होना चाहिए, वही चीज। तो ये हमारा क्या होता है, एडेप्टिव लर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज का क्या होता है, ज्यादातर यूज होता है इसमें, तो एमएल वाले फील्ड। तो इस तरीके से होगा, तो एरर रिड्यूस होने का जो तरीका होगा बूस्टिंग में, वो क्या होगा, और भी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो एडा बूस्ट, इसका मैं इमेज कुछ होगा तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, ये एडा बूस्ट का है। कि वो क्या करता है, सबसे पहले अपने हिसाब से वीक लर्नर के बेस पे क्या होगा, हमारा डेटा सेट है, डेटा सेट मॉडल पे जाएगा, मॉडल क्या करेगा, सेपरेट करेगा। अब यहाँ पे देखेगा कि एक क्या किया इन्होंने, मिस क्लासीफाई कर दिया, फिर क्या करेगा, उस पूरे डेटा को दोबारा पास करेगा। देन उसमें से क्या है कि ये डेटा मिस क्लासीफाई था, अब इसको आपको अच्छे से क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली इन्होंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने इस तरीके से किया, देन हमारा जो फिर लास्ट बनेगा, तो ये एक इस तरीके से बनेगा सेपरेट करने के लिए, और एक इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देन इसके बेस में जो हमारे पास ये लाइन है, ग्रीन वाला, यही हमारा क्या होगा, डिसीजन बाउंड्री होगा। ठीक है, तो इसके बाद की जो वैल्यूज है वही हमारा डिसीजन बाउंड्री बन गया, कि इसके बाद वाली इधर आनी चाहिए, और इसके बाद वाली इधर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, कि इस तरीके से आपका एडा बूस्ट दिखेगा, और उनके बेस पे अगर कोई होगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, स्टम्प्स कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे, ओरिजिनल डेटा सेट, देन स्टम्प पे पास होगा, कुछ करेक्शंस होंगे, इसके बेस पे क्या होगा, फिर अगेन वो दूसरे मॉडल पे जाएगा, देन अगेन फिर से हमारा डिसीजन ट्री बनेगा, अगेन फिर क्या होगा, सेम चीजें प्रोसेस होता जाएगा। कब तक प्रोसेस होगा, जब तक आपका क्या हो, सारी चीजें सेपरेट ना हो जाए। तो सबसे इजी इमेज मुझे ये लग रहा है, तो मैं ये यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, देन इसमें क्या है, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, कि मान लो ये इस तरीके से कर रहा है, तो अच्छी बात है कि हमारा लर्निंग क्या है, फोकस कर रहा है कि ज्यादा लर्निंग में मिस्टेक्स ना हो। तो सिक्वेंसली बिल्ड अ मॉडल दैट फोकस ऑन द मिस्टेक्स ऑफ द प्रीवियस मॉडल एंड एडजस्टिंग वेट्स ऑफ मिसक्लासिफाइड इंस्टेंस। ओके, इसका इंटेंशन सिंपल रहता है कि हमेशा क्या करना है, मॉडल ट्राइज टू करेक्ट द एरर्स ऑफ द प्रीवियस ones। जो भी प्रीवियस मॉडल होगा उसमें जो गलती था उसको सुधारने का काम रहता है बस। ठीक है, इसका अगर कोड के बेस पे भी बात करें, तो सेम जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा था, इसका रैंडम फॉरेस्ट का, उसी तरीके से इसका भी क्या होगा, साइकिट लर्न में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एस्टिमेटर होंगे कि आपको कितने ट्रीज रखना है अपने हिसाब से। ये हमारे पास नंबर ऑफ एस्टिमेटर, लर्निंग रेट जो मैंने बताया,
कि जो लर्निंग रेट होगा वो क्या होगा, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लर्निंग रेट क्या होता है, तो आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे कि वेट अप्लाई टू ईच क्लासिफिकेशन एट द ईच बूस्टिंग इटरेशंस, कि हर इटरेशंस में क्या होगा कि कितना बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, तो हर बार कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, वो सारी चीजें क्या होता है इसमें आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे, देन सेम इसी तरीके से क्या होगा, रिग्रेशंस का भी होगा, एडा बूस्ट क्लासिफिकेशंस और एडा बूस्ट रिग्रेशंस, देख रहे हो। तो इसमें भी क्या होगा, सारी चीज सेम है, सिर्फ चेंजेस देखोगे तो लॉस फंक्शंस क्या है, इसका लीनियर है, और इसका जो देखोगे आप, इसका क्या होगा, लॉग लॉस पे होगा या फिर डिप्रिसिएटेड का होगा। सिंपल एडवांटेज क्या है कि सिंपल एंड इफेक्टिव है, अच्छे से काम कर लेता है। देन ये वीक लर्नर में अच्छे से काम करता है। वीक लर्नर मीन्स कि जब आप क्या करते हो, सिर्फ सिंगल डिसीजन ट्री बनाते हैं, बाइनरी ट्री बोलते हैं। सिंपल इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक सेंसिटिव है आउटलायर की तरह। देन ये ओवरफिट हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्यूनिंग करना पड़ता है। ट्यूनिंग मीन्स इनके जो भी पैरामीटर्स होंगे, कौन से पैरामीटर्स, तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पहला, कि आप नंबर ऑफ ट्रीज को क्या कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, लर्निंग रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, दो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देन इसका रहता है यूज, कि हमें कब यूज करना चाहिए, जब हमारे पास क्या हो, वीक बेस मॉडल यूज करना हो, एंड हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इंप्रूव करना चाह रहे हैं मॉडल किसके थ्रू, तो बूस्टिंग एल्गोरिदम के थ्रू, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका भी लिमिटेशन है, सिंपल, ये क्या आउटलायर की तरह क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो स्ट्रगल विद द नॉइसी डेटा, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे कि इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या यूज करेंगे, तो इसी के लिए हम यूज करते हैं, यूज अ ग्रेडियंट बूस्टिंग और मोर रोबस्ट बूस्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसके बाद जैसे आएगा तो हमारे पास क्या आता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कि ग्रेडियंट बूस्टिंग है क्या, तो इसी का एक इम्प्रोवाइज वर्जन है। ठीक है, तो सिंपल आपको ग्रेडियंट का मतलब समझ में आना चाहिए। किन्हीं को आइडिया है ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सुरेश, माही, निखिल, राहुल, इशिता, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, मैं उसको साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेफिनेशंस भी रख दे रहा हूँ, ताकि क्या हो, इन फ्यूचर जब भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो ग्रेडियंट एक डिसेंट आता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डिसेंट मीन्स आप क्या करते हो, डाउन और स्लोअर, जो भी हमारे पास लर्निंग रेट होगा, कब अप होगा कब डाउन होगा, उसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रेडियंट और डिसेंस का मीनिंग यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब होता है ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, एंड देन दोनों को कंबाइन करके आपको एक बार दिखा देते हैं, ताकि क्या आपको आइडिया लगे ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट ये क्या करता है कि आपके लिए लोअर पॉइंट फाइंड करके देता है, तो कि सबसे कम एरर कौन से एम और सी पे होगा, वो आपके लिए एक ही बार में फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट एम और सी कहाँ पे मिलेगा, वो अगर मुझे चाहिए तो एक ही बार में कहाँ से मिल जाएगा, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है,
क्योंकि हमें बार बार इटरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लर्निंग रेट बार बार चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे भी लर्निंग रेट होगा, बट क्या होगा कि कहाँ पे हमारा मिनिमम होगा वो मिल जाएगा मुझे। तो मिनिमम कॉस्ट वेट का मतलब क्या था, अगर हम लोग इक्वेशंस लेके चल रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये कॉस्ट क्या होता है, तो कॉस्ट समथिंग इज एरर। तो ये हमारा एरर होगा। तो एरर क्या होगा कि मान लेते हैं इस वाले पोजीशन में सबसे कम है। तो यहाँ लाने के लिए हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे इधर है तो इधर से नीचे आते हैं, अगर इधर रहता तो देन वी कैन गो द डाउन साइड। तो जब भी हम डाउन साइड आते हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चेंज होगा, ये चाहे इधर से करे चाहे इधर से करे, ये क्या होगा, हमेशा लोअर साइड की तरफ जाएगा, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट होता है, ठीक है। तो है ग्रेडियंट डिसेंट का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देन अब होता है कि ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या हो, ठीक है। क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट में यही एल्गोरिदम काम करेगा जो मैंने दिखाया है, ग्रेडियंट डिसेंट ही काम करता है। अब इसमें जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से काम करता है वो दिखा रहे हैं। कोई एक अच्छा सा इमेज। इजी वे पे। कोई नहीं, इसी पे देखते हैं, इसी पे हमारे यही एक इमेज लग रहा है जो बेस्ट है। या फिर ये भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप क्या करते हैं कि हमारे पास ये ओरिजिनल डेटा सेट हो गया, सेम वी क्लासिफिकेशन हो गया। देन ये क्या करता है कि आपके लिए इटरेट करता है, देन बेस्ट लाइन जहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा वो वहाँ पे क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो जैसे क्रिएट करेगा तो हमारे पास क्या है कि इनके वेट्स को इंक्रीज कर देता है। मीन्स जो हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा है और ये डेटा है, वो मिस क्लासीफाई हो गए हैं, तो उसके क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा लर्नर लेना पड़ेगा। तो दूसरा लर्नर लेते हैं, तो वो क्या करता है फिर अगेन बिग क्लासिफिकेशन के लिए कर देता है। देन अगेन क्या होगा, फिर से अगेन ये जाएगा इधर। देन अगेन क्या होगा कि हमारे लिए क्या होगा, मिस क्लासीफाई हो गए। देन अगेन क्या होगा, ये इटरेट होता जाएगा। देन इसके लिए क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करेगा, और जब फाइनल मॉडल आएगा, फाइनल क्या करते हैं, क्लासीफायर इज कंबाइनिंग फॉर द वीक क्लासिफिकेशंस। जब हम कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाते हैं सब जगह पे, ठीक है। तो जब इस तरीके से जो लाइन बन रहा है, वही हमारा क्या हो गया, बेस्ट मॉडल हो गया, ठीक है। कि यहाँ पे जिस तरीके से ये लाइन बन रहा है, कुछ इस तरीके से, जिसमें क्या होगा, दो चीजें सेपरेट होगी, वही हमारा क्या हो गया, बेस्ट मॉडल हो गया। और इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट के बेस पे हमारा क्या होगा, जल्दी से फाइंड होगा कि किसका वेट को बढ़ाना है, किसके वेट को घटाना है। वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे पता चल जाता है। वेट से बेसिकली क्या होता है, जो एम की वैल्यू होती है, जो स्लोप की वैल्यू होती है, वो हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे बूस्टिंग टेक्निक्स दैट मिनिमाइज द लॉस फंक्शंस यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो मैंने बता दिया ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। देन उसके बेस पे ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है किसको, तो लॉस फंक्शंस को। लॉस फंक्शंस कैसे लिखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है ना, कि एक्चुअल वाई माइनस प्रिडिक्टेड वाई। इसको हम क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे, कि जितना भी मिनिमम हो जाए वो हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं। तो किसके थ्रू कर सकते हैं, तो ये हमारा डिसीजन ट्री के थ्रू होगा। इसका मैं यहाँ पे रेफरल, कि अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है ग्रेडियंट बूस्टिंग तो यहाँ से भी देख सकते हो। देन ये क्या करता है, ईच ट्री करेक्ट द रेसिडुअल्स, मतलब पुराने एरर को रिड्यूस कर देता है हमेशा। अब इसको यूज कैसे कर सकते हो, तो ये क्या होगा था, फ्रॉम sklearn डॉट assemble import gradient boosting classifier। ठीक है, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं और रिग्रेशन पॉइंट से भी ला सकते हैं। तो सेम चीज इसके लिए भी हम देख सकते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर आपको यहीं पे दिख रहा होगा। इसमें भी क्या होगा, सेम तरीके का पैरामीटर्स होगा। ठीक है, पैरामीटर्स सब में सेम होगा। पहला लॉस फंक्शंस, मतलब मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने के लिए हम कौन सा फंक्शंस लगाते हैं, लॉस फंक्शंस। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन से इसीलिए लॉग लॉस है। अगर यही चीज रिग्रेशंस रहता तो क्या रहता, मीन स्क्वायर एरर रहता, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, कि जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वही सारी चीजें क्या होंगी, कंबाइन होकर एक जगह पे दिखेगी। तो इसका ये कोड हो गया कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और इसके साथ इनके पैरामीटर्स कौन कौन से, वो सारा चीज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत पड़े कि पैरामीटर्स मुझे देखने हैं, कौन से पैरामीटर से कौन से पैरामीटर में क्या होता है, वो सारी चीज। ठीक है, देन इसके भी क्या होंगे, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज क्या आता है, इसकी एक्यूरेसी हमेशा क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, दूसरा, कि आपको इसमें कस्टमाइज करना पड़ता है लॉस फंक्शंस को, कि कौन सा लॉस फंक्शंस परफेक्ट काम करेगा। तो हमारे पास चार लॉस फंक्शंस थे, याद है। पहला मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, तो ये तीन एरर के बेस पे आप क्या करते हैं, ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है, और अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो लॉग लॉस। तो ये चार हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो स्लोअर ट्रेनिंग, मतलब ये टाइम टेकिंग होगा। कि इसमें क्या होगा, कि हमारे पास मल्टीपल ट्री देखेगा, हर एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा, तो ये टाइम टेकिंग लेगा। देन ये क्या होता है, सेंसिटिव टू द आउट फिटिंग होता, ओवर फिटिंग। मतलब ये इसके चांसेस रहेंगे ये ओवर फिट हो सकता है। तो हम इसका यूज कब कर सकते हैं, जब हमें क्या चाहिए, परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए स्पीड से, कि थोड़ा सा स्लो है काम बन जा रहा है चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग का यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, कि ये क्या होता है, ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। ट्यूनिंग मतलब कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत होगी, तब क्या होगा, थोड़ा सा बेटर वर्जन पे चलेगा। तो जो हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तो इसी का ऑप्टिमाइज वर्जन होता है एक्जी बूस्ट और लाइट जीबीएम। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये क्या है, ग्रेडियंट बूस्टिंग का ही क्या है, वेरिएंट है। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर दिया, ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, बाकी 10 मिनट और फिर देखते हैं। ये चीज इमेज तो हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आता है आपके पास एक्जी बूस्ट। एक्जी बूस्ट मतलब एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, मतलब ये ग्रेडियंट बूस्टिंग का ही क्या होगा, वर्जन होगा। तब इसमें हमने क्या ऐड ऑन कर दिया, तो इसमें हम लोगों ने सिंपल ऐड ऑन किया है, कि ये ग्रेडियंट बूस्टिंग है, इसमें रेगुलराइजेशंस यूज किया है और पैरेललाइजेशंस। ठीक है, और ट्री का प्यूरिंग पार्ट यूज किया, तो तीन चीज़ हमने इसमें कंबाइन कर दिया है। देन रेगुलराइजेशंस होता क्या है, वो चीज़ आपको पता होगा, कि अगर मॉडल ओवरफिट हो रहा है तो हम क्या करते थे, रिज, लेसो और इलास्टिक नेट, तीन चीज़ें यूज कर सकते थे। ठीक है, तो उस चीज़ को जब हम यूज करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास मॉडल हमारा जनरलाइज हो जाता है। ठीक है,
तो जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलराइजेशन यूज करते हैं। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी, क्योंकि मैं इमेज के बेस पे इसलिए दिखाता हूँ ताकि क्या हो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि नॉन इमेज होता है तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा विजुलाइज करना हार्ड होता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो होगा वो होगा इमेज बेस। कि रेगुलराइजेशंस क्या होता है, तो सिंपल, कि जब हमारे पास A to Z उसी तरीके से बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो ओवरफिट हो जाता है। अगर आप जनरलाइज करते थे, एक जनरलाइज वे होता है कि सबको इक्वली क्या करते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एरर होगा। तो हमारे पास जब एरर होता है तो उसको बोलते हैं रेगुलराइजेशंस। ठीक है। अब रेगुलराइजेशंस में हमारे पास तीन तरीके का था, रिज, लेसो और इलास्टिक नेट। तो जिसको हम लोग बोलते हैं L1 और L2 रेगुलराइजेशंस। ठीक है। तो जो हमारे पास रेगुलराइजेशंस होगा वो L1 L2 होगा। ये सारा चीज हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही देखा था। ठीक है, जब लीनियर रिग्रेशन देख रहे थे ना, तब हम लोगों ने देखा था इसका। अब ऐसा यूज कर रहे हैं तो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करने के लिए, तो इसको भी मैं वहां पे रख देता हूँ कि आपका मॉडल या तो अंडर फिट होगा या तो ओवर फिट हो सकता है। और जनरल ये रेगुलराइजेशन इसलिए यूज करते हैं कि हमारा मॉडल ओवर फिट हो जाता है। ठीक है। देन अगर आप एक्जीबूस्ट देखना चाहो तो इसके लिए अलग से क्या होता है, लाइब्रेरी आती है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। उसका जो लाइब्रेरी है उसको बोलते हैं एक्जीबूस्ट। इसमें वैसा कुछ इमेज नहीं है। इसका जो ऑफिशियल साइट है वही मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। एक्स जी बूस्ट। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन था, एक्स जी बूस्ट डॉक्यूमेंटेशंस, इसी में आपको क्या मिलेगा, पूरा इसका डिटेल्स मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो पिप इंस्टॉल एक्स जी बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देन एक्स जी बूट के सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से काम करता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक। अगर आपको बेसिक वर्जन में देखना है किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका स्टार्टिंग पेज देखोगे तो कुछ इस तरीके से है कि आपको क्या करना है, फ्रॉम एक्स जी बूस्ट इम्पोर्ट एक्स जी बूस्ट क्लासीफायर एंड देन डेटा सेट एंड देन क्या करना, मॉडल डॉट फिट, और ये क्या होगा, एज इट इज चलेगा जिस तरीके से चलता है। और ये एक्सजी बूस्ट है वो क्या करता है, अलग अलग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। जैसे पाइथन में भी कर सकते हो, आर पे भी कर सकते हो, जूलिया पे भी कर सकते हो, देन स्काला पे भी कर सकते हो। तो ये क्या है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें क्या कर सकते हो, आप एक्सजी बूस्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि मार्केट में अगर आप कुछ भी यूज नहीं करते तो डायरेक्टली एक्सजी बूस्ट और लाइट जीबीएम यूज करोगे तो आपका एक्यूरेसी कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मॉडल्स। ओके। बट क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा कंपटीशन होना चाहिए ज़्यादा। इनका सिर्फ सिंपल रिक्वायरमेंट रहता है कि इसका जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ओके। तो ये क्या है, इसका सिंपल रिक्वायरमेंट है। देन इसके पैरामीटर्स अगर मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है ना, तो पैरामीटर्स सिंपल यहीं पे आपको मिल जाएंगे। इसका ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो यहाँ पे पैरामीटर्स करके कहीं ना कहीं आएगा आपके पास, एक्जी बूस्ट पैरामीटर्स। ठीक है। तो एक जगह पे नहीं लिखा हुआ इसका, तो कुछ इस तरीके से आपको पैरामीटर्स दिखेंगे। ठीक है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस, जनरल पैरामीटर्स, क्या आप सीपीयू के साथ यूज करना चाहते हो, जीपीयू के साथ यूज करना चाहते हो, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको जीपीयू के साथ कूडा का यूज कर सकते हो। कूडा क्या है, जीपीयू का वर्जन होता है। ठीक है। इसमें ईटा होता है। इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। तो इसको अच्छे से, एक्स जी बूस्ट पैरामीटर्स,
मुझे सिर्फ पैरामीटर्स देखने हैं ताकि क्या हो कि आपको मैं वहाँ पे दिखा सकूँ। तो पैरामीटर देखोगे तो पहला बूस्टिंग है, साइलेंट है, नंबर ऑफ थ्रेड है, थ्रेड का मतलब होता है सीपीयू या कोर कितना यूज करना चाहते हो। देन हमारे पास लर्निंग रेट कितना होगा उसको बोलते हैं ईटा। ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ कितना रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें क्या है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसका लिंक भी अटैच कर दूंगा कि अगर आपको इन फ्यूचर जब भी इनको थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा फीचर्स के लिए तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो आपको पता है, ये फास्टर देने का होता है, जीबीएम से होता है। बिल्ड इन रेगुलाइजेशन होता है, मिसिंग वैल्यू को अच्छे से हैंडल कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो दो चीज़ें होती है। अब इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, तो जब क्या है कि स्पीड, स्केलेबिलिटी और एक्यूरेसी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कि आपको कोई स्पीड में चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है कि ये क्या हो सकता है, ओवरफिट हो सकता है। तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं, अगर ज़्यादातर कैटेगरिकल डेटा है तो कैटा बूस्ट यूज़ कर लो। अगर आपके पास क्या है कि फास्टिंग चाहिए तो क्या कर सकते हो, लाइट जीबीएम यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद का जो हमारे पास है वो लाइट जीबीएम है। लाइट जीबीएम भी क्या है, इसी की तरह है कि इनको भी अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए क्या लिखते हो, पिप इंस्टॉल लाइट जीबीएम। ठीक है। इसका अगर आप देखोगे ऑफिशियल साइट तो ये है, बाकी इमेज बेस पे कुछ है। तो इमेज सबका अप्रोक्स सेम ही है। ठीक है। क्योंकि लर्निंग क्या है, सारे क्या है बूस्टिंग एल्गोरिथम है, सिर्फ क्या है इंटरनली चेंज होता है। तो इसलिए क्या है उसका इमेज के बेस पे कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा बेसिक्स। लाइट जीबीएम ये कहता है फास्टर होता है, हाई एफिशिएंसी होता है, लोअर मेमोरी यूज करता है, बेटर एक्यूरेसी देगा, सपोर्ट करेगा पैरेलल को और जीपीयू लर्निंग को, कैपेबल रहेगा लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन इनके भी क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। तो पैरामीटर्स भी अगर देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से इनके पैरामीटर्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर के बेस पे भी बात कर सकते हो। तो यही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे लिंक पहले से अटैच कर दिया है, इसका पैरामीटर का और उसका ऑफिशियल साइट का। लीफ वाइज ट्री ग्रोथ होता है, फास्टर ट्रेनिंग होती है। क्या होता है, वर्टिकली आपका ग्रो होता है, जो क्या होता है आपका लॉस फास्टर रिड्यूस कर देता है। ठीक है। एडवांटेज क्या होगा, वेरी फास्ट होगा, हैंडल लार्ज डेटा सेट और कैटेगरिकल फीचर्स। डिसएडवांटेज क्या होगा कि ओवरफिट हो सकता है और इनस्टेबिलिटी हो सकता है ऑन स्मॉल डेटा सेट। तो अगर आप लाइट जीबीएम यूज कर रहे हैं तो आपका डेटा सेट क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए बस। ठीक है। यूज केस क्या है, सिंपल, कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में रिकमेंडेशन लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजों में क्या कर सकते हो, इनके बेस पे प्रिडिक्शंस होता है कि आप कौन कौन से चीजें खरीदोगे किनके साथ। ठीक है। इसका यूज कब करेंगे, जब हमारे पास लास्ट लार्ज टेबुलर डेटा होगा। ठीक है। तब हम इसका यूज करते हैं। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास जो होता है वो कैटा बूस्ट होता है। कैटा बूस्ट में क्या है, तो मैंने बताया ग्रेडियंट बूस्टिंग का ही क्या गया वर्जन है। इसमें क्या होगा, सिर्फ कैटेगरिकल फीचर्स होंगे, कि ज्यादातर न्यूमेरिकल फीचर्स नहीं होंगे। इसके क्या होगा, कैटेगरिकल फीचर्स होंगे तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसका एडवांटेज ही यही है कि ये कैटेगरिकल डेटा के लिए ही होता है। और सेम लाइट जीबीएम की तरह क्या रहेगा, इसकी एक्यूरेसी रहेगी हाइपर, क्या हो सकता है, लेस हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा सा स्लोअर होगा लाइट जीबीएम से, और हैवियर मॉडल है। हैवियर मतलब कि इसमें थोड़ा सा एमबी और साइज ज़्यादा लगेगा। ठीक है। देन स्टैकिंग, स्टैकिंग क्या था कि मल्टीपल मॉडल्स को आप क्या करते हो, कंबाइन कर रहे थे, याद होगा तो। अगर यहाँ पे मैं दिखा दूँ कोई इमेज होगा तो। तो यहाँ पे कोई मॉडल के नेम के बेस पे कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है। तो सिंपल हमने जो बताया था वही मीनिंग होता है। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है कि आप सिंपली अलग अलग मॉडल्स यूज़ करते हो। तो किस तरीके से, तो इंपोर्ट स्टैकिंग कहाँ से करेंगे, तो असेंबल से ही करेंगे।
क्लासीफायर है तो क्लासीफायर, रिग्रेसर है तो रिग्रेशन का यूज़ कर लोगे। अगर हम क्लासीफायर यूज़ करें तो कौन कौन सा मॉडल यूज़ करें, तो मैंने बोला एक लॉजिस्टिक रिग्रेशंस होगा, एक डिसीजन ट्री होगा और एक एसबीएम होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन इस तरीके से हमने क्या किया, लिस्ट में पास कर दिया है कि एक डिसीजन ट्री है, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशंस है, ठीक है। एंड देन इसमें से हमारे पास जो फाइनल एस्टिमेट होगा, मतलब जिसके बेस पे लास्ट प्रिडिक्शंस होगा, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस है, और उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल डॉट फिट कर सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कहते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के लिए सिंपली क्या होता है कि आप एज ए लिस्ट की तरह लिख देते हो जितने भी एक्स्ट्रा मॉडल्स होंगे, ठीक है। इसका एडवांटेज, कंबाइन स्ट्रेंथ करते हैं, बेटर जनरलाइजेशन होता है, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है, रिड्यूस करता है। बट क्या होगा, कभी कभी ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एंड देन ये ओवरफिट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यूज़ कब कर सकते हैं, जब हमें डाइवर्स मॉडल चाहिए फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट, कि अगर अलग 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 मॉडल यूज़ कर रहे हो तो अलग अलग कंप्यूटेशंस लगेगा, और उसके बेस पे क्या होगा, ये टाइम टेकन होगा, है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी अल्टरनेटिव बैगिंग और बूस्टिंग यूज़ कर सकते हो। इसीलिए क्या होता है, स्टैकिंग बहुत कम देखते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं असेंबल में, तो या तो बैगिंग होता है या फिर बूस्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। बाकी जो भी कोडिंग का पार्ट होगा फिर वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बाकी यहाँ पे समराइजेशन है कि कौन सा मॉडल कब यूज़ करना चाहिए, एंड देन आपका पूरा कोड है, ठीक है। एक ही बार में सारे मॉडल कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड देन उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारी चीज़ें नीचे दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, असेंबल टेक्निक्स था। असेंबल टेक्निक्स था सिंपल, थ्री टाइप्स के थे, बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग। बैगिंग में क्या था, तो बैगिंग में आपका रैंडम फॉरेस्ट था। बूस्टिंग में क्या था, तो एडा बूस्ट, ठीक है, एडा बूस्ट, देन ग्रेडियंट बूस्टिंग, देन एक्सजी बूस्ट, जो ग्रेडियंट बूस्टिंग का क्या था, एडवांस था। देन फिर हमारे पास लाइट, जीबीएम, जीबीएम मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग। देन इसी के अलावा हमारे पास कैटा बूस्ट था। तो ये क्या थे, बैगिंग और बूस्टिंग के बेस पे था। इसमें क्या था, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल मॉडल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये बताओ, अगर कोई डाउट है तो वो भी बताओ। अगर कुछ भी होगा कोडिंग से रिलेटेड या फिर इम्प्लीमेंटेशन से, तो वो सारा चीज़ फिर नेक्स्ट क्लास में ही होगा, क्योंकि तुम लोग तो आए नहीं हो, ठीक है। सुरेश, राहुल, निखिल, माही, इशिता, बताओ। क्योंकि जो इतने भी हम लोगों ने बैगिंग बूस्टिंग के बारे में किया, एक बार और रिपीट करेंगे। क्यों, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो साथ ही साथ रिपीट भी करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको सेम चीज़ें दो बार होगी तो थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा ग्रैप होगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम थी, इसलिए क्या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लग सकता है। ओके, सुरेश, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, या फिर थोड़ा बहुत 70%, 60-70% क्लियर है। बाकी फिर हम लोग सेम चीज़ का कोड पार्ट करेंगे, तो क्या होगा, पूरा आपको अच्छे से क्लियर होगा। सुरेश, राहुल, इशिता, माही, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी प्रोजेक्ट बना रहे हो ना तुम लोग फाइनल का, तो नेक्स्ट क्लास में सबका प्रोजेक्ट देखेंगे एक बार कि कितना बना है। तो इस वीक पूरा क्या करोगे, तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे अपना फाइनल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वीक पहले प्रोजेक्ट देखेंगे फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है फिर। कोई डाउट, या फिर क्लास आज के लिए यहीं पे रखें। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कोडिंग पार्ट इंप्लीमेंट करके देख लेंगे, ठीक है। चलो ओके, ओके देन बाय, थैंक यू।
बाकी फिर अब लीव कर सकते हैं।